गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है जो आपको सेल पढ़ा रहे थे, यूनिट ऑफ लाइफ। आज का जो टॉपिक है हम बताएंगे, आपको समझाएंगे प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल का अंतर। ये आपको लिखना भी है साथ साथ, ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक के बारे में कुछ बातें की थी, लेकिन आज से हम लोग क्या करेंगे, आप कॉपी कलम निकाल लीजिए और इसको हम लोग लिखना शुरू करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि इसमें कॉलम बनाना होगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ, ध्यान दीजिएगा कि प्रोकार्योटिक सेल, और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल में क्या अंतर है, आज हम लोग इसको देखें। और आज के बाद आपको इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है कि प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में क्या अंतर, मतलब एक्चुअल अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि प्रोकार्योटिक, जैसे कि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रो प्लस कैरियोन, ठीक है। प्रो प्लस कैरियोन, ध्यान देंगे आप, PRO। मैं इधर लिखना चाहूंगा क्या चीज से बना हुआ है, प्रो प्लस कार्योन। कहता है कि प्रो का मतलब क्या है, प्रिमिटिव है। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, ठीक है। प्रो का मतलब प्रो प्लस कार्योन, ठीक है। तो प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। कार्योन का मतलब न्यूक्लियस होता है। ध्यान दें, प्रिमिटिव मतलब सिंपल, एंशिएंट, सिंपल मतलब कि प्रिमिटिव मतलब कि अनडेवलप्ड, ठीक है। कार्योन का मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसमें कि आपका न्यूक्लियस अनडेवलप हो, पुराने जमाना का हो, प्रिमिटिव हो, सिंपल हो, साधारण हो, तो वैसे सेल को क्या बोलते हैं, प्रोकार्योटिक सेल। पहला डिफरेंस अभी मैं बताऊंगा कि आप जो अनडेवलप्ड न्यूक्लियस को, पुराने न्यूक्लियस को, सिंपल न्यूक्लियस को किस तरह से पहचानोगे। तो पहला तो ये हो गया प्रो और कार्योन से मिलके बना हुआ प्रोकार्योटिक, ठीक है। और यहाँ पे यू प्लस कार्योन से बना हुआ है यूकार्योटिक। यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, डेवलप्ड, मॉडर्न, और कार्योन का मतलब न्यूक्लियस। जहाँ पे न्यूक्लियस मॉडर्न हो, ट्रू हो, डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, तो उसको बोलते हैं आपका यूकार्योटिक सेल, ठीक है। इसको बोला जाता है। तो पहला डिफरेंसेस हम लिख सकते हैं। पहला अगर डिफरेंसेस बात करें, अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो इसका मीनिंग तो आपने समझ लिया। प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव का मतलब थोड़ा सिंपल होता है, साधारण होते हैं। यू का मतलब ट्रू होता है, ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस, मॉडर्न न्यूक्लियस। तो सबसे पहली बात करते कहता है कि इसमें जो प्रोकार्योटिक सेल में होता है, ये लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, they lack nuclear membrane and DNA present in the free in cytoplasm, ठीक है। कहता है कि इस अगर बात करते हैं कि पहला अगर डिफिनेशन की बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैक करता है, इसी को बोलते हैं अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। अगर हम सेल बनाते, सपोज कोई पार्टिकुलर हम सेल बना लिए, ये पार्टिकुलर कोई सेल हम बना लिए, सपोज यहाँ पे कोई न्यूक्लियस है सेल में, सपोज यहाँ पे कोई सेल में न्यूक्लियस है। आप सेल का शेप अलग अलग टाइप के शेप हो सकता है, अलग अलग, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो शेप सेल का अलग अलग हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियस तो होंगे, चाहे वो प्रोकार्योटिक हो चाहे यूकार्योटिक हो, न्यूक्लियस होंगे वहाँ पे, जो कंट्रोल करता है। एक तरह से कंट्रोलिंग पावर रहता है न्यूक्लियस में थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये न्यूक्लियस है, अगर जिस कोई सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, अगर न्यूक्लियस के ऊपर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस मान लिया जाए, इस पे कोई मेम्ब्रेन जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट दे, तो उसको हम बोलेंगे प्रोकार्योटिक सेल या फिर अनडेवलप्ड न्यूक्लियस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। तो सबसे पहला लिखेंगे कि दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा कि ये दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लैक करेगा, समझ रहे हैं।
और जो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल जो भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जिससे डीएनए हुआ, आरएनए हुआ, वो साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोट करेगा, साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोट करेगा, इसलिए कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। अगर मेम्ब्रेन रहता तो एक बाउंड्री बना रहता, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में एक बाउंड्री रहता, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेगा, इसमें जो भी डीएनए होगा, ये आरएनए होगा, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, वो क्या करेगा, आसानी से क्या होगा, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करना शुरू करेगा। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ पे आप समझ गए कि जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो वो न्यूक्लियस को बोलेंगे अनडेवलप्ड, जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो उस न्यूक्लियस को बोलेंगे डेवलप्ड मॉडर्न न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर बात करते हैं कि डीएनए फ्रीली फ्लोट्स, डीएनए हो गया एंड आरएनए जो भी हो, ठीक है, या आप कह सकते हैं कलेक्टिवली जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल जो भी होगा इसमें फ्रीली फ्लोट्स within the cytoplasm, within the cytoplasm, साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, फ्लोट करेगा। साइटोप्लाज्म तो क्लियर आपको पता है, ये मैं अगर सेल बना दिया हूँ, ये न्यूक्लियस है, इसके आउटसाइड का जो भी इन्वायरमेंट है, न्यूक्लियस के बाहर की जो भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस की बाहर के जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी फील्ड दिख रहा है, जो भी मैदान दिख रहा है आपको, वो सब क्या है, साइटोप्लाज्म। एक विस्कस फ्लूइड होता है, उसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। वो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर में, ठीक है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में, ठीक है। साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है, ध्यान देंगे, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है हो गया ये साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए बात करने जा रहा हूँ मैं कि सबसे पहला है कि दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वहाँ पे क्या होगा कि इसमें अगर हम मॉडर्न न्यूक्लियस की बात करते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैक नहीं करता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है तो डीएनए जो लाई करेगा, डीएनए एंड आरएनए जो लाई करेगा, लाइज विद इन द न्यूक्लियस, विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो भी होगा अंदर में होगा। ये बात क्लियर हो गई, पहला पॉइंट एकदम क्लियर दी है, एकदम ट्रांसपेरेंट, बहुत मजा आ रहा होगा कि दे लेक प्रोकार्योटिक की बात होगी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, डीएनए वगैरह खेला करेंगे इत्मीनान से साइटोप्लाज्म मैदान में खेल रहा है जाके, ठीक है, कोई मेम्ब्रेन कोई बाउंड्री ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे खेलने को तो मिलेगा नहीं साइटोप्लाज्मिक मैदान में, ठीक है, इस मैदान में खेलने को नहीं मिलेगा उसको, किसमें, इन केस ऑफ यूकार्योटिक सेल, उसको बंद करके अपने कमरे में ही रहना पड़ेगा डीएनए और आरएनए को, ठीक है, वो नहीं जा सकता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर वो नहीं एंटर कर सकता है, ये सच्ची कहानी है। अब देखिए, अब कहता है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, इसमें क्या होता है प्रोकार्योटिक में, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल का मतलब होता है सेल के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में ये सब जो ये सेल का स्ट्रक्चर हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सब साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो उसी को बोलते हैं सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो कहता है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, ऐसा ऑर्गेनल जिसके ऊपर में मेम्ब्रेन हो, जैसे कि अभी बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल का कुछ एग्जांपल जैसे देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होंगे थोड़ा एब्सेंट। दूसरी बात है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडीज भी क्या होंगे, एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का जहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जो कि यहाँ पे एनर्जी बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, बहुत सारी चीज पाने जो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो होंगे यहाँ पे एब्सेंट होंगे, और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स क्या होंगे, प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट। दो पॉइंट्स क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला में है कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैक करे, दूसरा में होगा कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल एक में एब्सेंट होगा, एक में प्रेजेंट होगा। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ रही है आपको। उसके बाद कहता है क्रोमोसोम जो होता है, इसमें जो क्रोमोसोम जो होगा, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। यहाँ पे जो होगा
कि क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ किससे बना हुआ रहेगा, डीएनए से। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम क्या है, जेनेटिक कंपोनेंट है, ठीक है। क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ किससे बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम कह सकते हैं आप डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना हुआ रहता है। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। थर्ड में अगर लिखते हैं कि क्रोमोसोम जो होगा, क्रोमोसोम जो मेड अप ऑफ डीएनए एंड किससे, प्रोटीन से बना हुआ। यहाँ तक क्लियर होगी। जो राइबोसोम के जो यहाँ पे प्रकार होंगे, राइबोसोम का जो साइज होगा, इस केस में राइबोसोम का जो साइज होगा, अगर हम बात करते हैं कि राइबोसोम का जो साइज होगा, राइबोसोम इज ऑफ 70s साइज जो भी होगा, यहाँ पे 70s होता है। यहाँ पे राइबोसोम की बात करें, यहाँ पे राइबोसोम इज ऑफ 80s साइज का राइबोसोम होता है, ठीक है। 70s और 80s आप याद रखेंगे, क्योंकि 70s क्या है और 80s क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ठीक है। कोई भी लिक्विड में जाके कितना तेजी से वो बैठता है, उस हिसाब से हम साइज को पता कर लेते हैं, कोई भी फ्लूइड में जाके। तो यहाँ पे 70s ऐसे याद हो जाएगा आपको, 70s, और ये हालांकि 40-30 मिल के बनता है ये कलेक्टिवली। तो यहाँ पे 70s है, और ये आपका क्या है, क्या कि राइबोसोम कहाँ पर पाया जाता है, बताइए। राइबोसोम पाया जाता है कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वही राइबोसोम है। रफ सर्फ जहाँ पे रफ है, वहीं पे प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है। तो राइबोसोम इज ऑफ 80 साइज एंड राइबोसोम यहाँ पे 70s साइज का राइबोसोम प्रेजेंट है, समझ रहे। यहाँ पे कहता है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल जो मेड अप होता है, म्यूरिन एक आपका कंपाउंड है, पॉलीमर से। म्यूरिन क्या है, एक पॉलीमर है जो कि आपका शुगर और एमिनो एसिड से बना हुआ होता है। म्यूरिन शुगर प्लस एमिनो एसिड, ठीक है। एक म्यूरिन है जी अब पॉलीमर विच इज कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड एमिनो एसिड, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कहता है जो सेल वॉल मौजूद होंगे, ठीक है। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल इज मेड अप, हालांकि सेल वॉल किस में होता है पता ना आपको, सेल वॉल इज ओनली द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। ये उसका यूनिक फीचर है। तो उनको पूछेगा कि प्लांट सेल का यूनिक फीचर क्या था, आप बोलिएगा कि सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। ये प्लांट सेल का यूनिक फीचर है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे सेल वॉल अगर दिखते हैं, आई थिंक आप इसको नोट कर लो, तो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मिटाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लीजिए आप। तो आज के बाद क्या होगा कि प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। यहाँ पे दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो चल रही है प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक की कहानी चल रही है। तो यहाँ पे क्या है, सेल वॉल क्या है, वहाँ पे सेल वॉल किससे बना हुआ रहता है, सेलुलोज से बना हुआ रहता है यूकार्योटिक में, इन केस ऑफ प्लांट सेल, और काइटिन भी हो सकता है इन केस ऑफ फंगाई वगैरह में, ठीक है। काइटिन एक्चुअली होता है हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इंसेक्ट का भी बॉडी वगैरह के ऊपर में पाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि पॉइंट्स नंबर से हम बात कर रहे थे, आपका 4th पॉइंट्स की बात कर रहे थे, 4th या 5th पॉइंट्स था, 1 2 3 5th पॉइंट्स मानने की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल जो बना हुआ रहेगा किससे बना हुआ रहेगा, म्यूरिन से। म्यूरिन क्या है, म्यूरिन को पूछे तो बोलिएगा एक पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर में क्या क्या है, दोनों पॉलीमर किससे बना हुआ है, शुगर प्लस एमिनो एसिड्स, शुगर प्लस एमिनो एसिड, शुगर प्लस एमिनो एसिड से मिलके सेल वॉल बने हुए, शुगर प्लस एमिनो एसिड। इट क्लियर, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं आप क्या है, ये आपका पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब बहुत सारा छोटे छोटे यूनिट को मिला दीजिए तो लार्ज यूनिट बन जाता है। तो ये पॉलीमर में 2 मोनोमर है, कौन कौन मोनोमर है, शुगर और एमिनो एसिड के रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ होगा क्या,
आपका म्यूरिन। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे सेल वॉल किससे बना हुआ है, कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या है ना, ग्लूकोज का ही यूनिट है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। इन केस ऑफ लिख सकते हैं प्लांट सेल, एंड काइटिन कभी कभी दिखता है, काइटिन इन केस ऑफ फंगस या फंगई। ठीक है, तो सेलुलोज क्या है, एक पॉलीमर है। ठीक है, और काइटिन भी क्या है, पॉलीसेक्राइड। काइटिन क्या है, पॉलीसेक्राइड है, टफ कवरिंग होता है। तो काइटिन क्या है, एक टफ कवरिंग है, पॉलीसेक्राइड है, टफ कवरिंग। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या एक तरह से स्ट्रक्चरल, एक तरह से बोल सकते हैं काइटिन क्या है ना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है ऑर्गेनिज्म को। हार्ड कवरिंग होगा तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, पॉलीसेक्राइड है काइटिन, याद रखिएगा पॉलीसेक्राइड्स। तो यहाँ तक क्लियर होगी। अब 6 पॉइंट में ज़्यादा पॉइंट्स लिखाने वाली खत्म हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या होता है, रिस्पायरेशन जो अकर्स होता है इन केस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा करता है हाल के सवाल में, नीट वगैरह में पूछा करता है क्वेश्चन। रिस्पायरेशन कहाँ पे ऑकर होता है, प्रोकार्योटिक सेल में। वेयर रिस्पायरेशन ऑकर्स, तो आप बोलेंगे मीजोजम में। ठीक है, इन केस ऑफ यहाँ पे लिखेंगे रिस्पायरेशन का ऑकर्स का मतलब क्या, एनर्जी कहाँ पे बनेगा, सेल के अंदर एनर्जी बनता है, पावर ऑफ सेल के अंदर ही तो एनर्जी बनती है। रिस्पायरेशन ऑकर्स इन मीजोजम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग होता है, जैसे कि मान लें कि यहाँ पे हम कोई सेल का स्ट्रक्चर बना लें, इस तरह से कोई फोल्ड करके दिखा दें कि फोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहता है मीजोजम। और यही फोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ मीजोजम में यहाँ पे जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहीं पे एनर्जी का सिंथेसाइज होता है, यहीं पे क्या होता है, एनर्जी बनता है। ठीक है, रिस्पायरेशन कहाँ पे होगा, अगर रिस्पायरेशन होने का मतलब क्या है कि एनर्जी कहाँ बनना है। इसलिए कि रिस्पायरेशन जब भी होगा तो एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब एक ग्लूकोज यूनिट अगर बनाता है कोई, ठीक है, तो कितना एनर्जी रिलीज होता है, 38 एटीपी एनर्जी का रिलीज होता है। अब 6 पॉइंट से यहाँ बात करते हैं कि रिस्पायरेशन यहाँ पे कहाँ पे ओकर होगा, रिस्पायरेशन ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, बस इतना ही पॉइंट्स आपको याद रखना है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जिसको कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। अगर एनर्जी करेंसी ऑफ यूकैरियोटिक सेल पूछेगा तो बोलिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी करेंसी ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल था बोलिएगा मीजोसोम। तो आई थिंक आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में अच्छी तरह से डिफरेंसेस बताने की, समझाने की कोशिश किया। ठीक है, इसके बाद का लेक्चर जो नया कुछ, इसके बाद का जैसे जैसे एनसीईआरटी कवर कर रही है वैसे वैसे हम भी कवर करते चले जाएंगे। आप क्या कीजिएगा, उसको लिखिएगा जरूर, कॉपी में बायोलॉजी का मतलब है लिखिएगा जरूर, इसलिए कि कहीं भी आप जाइए एग्जाम देने आपको लिखना ही होगा। ठीक है, देखिए आप तो लिखिएगा। और क्या है कि सारी बात को हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका बायोलॉजी धीरे धीरे बहुत ही आसान हो जाएगा, आसान लगने लगेगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।